माँ जी, ठंड बहुत बढ़ती जा रही है। बाहर ठंडी बर्फीली हवाएं चल रही हैं। एक बार को मैं तो बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन मेरी बेटी तनु, वो इस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अब अगर आप थोड़े पैसे दे देती तो मैं उसके लिए एक स्वेटर ले आती। नहीं, कोई जरूरत नहीं है इस कलमुही पर पैसे बर्बाद करने की। ये कौन सा बड़े होकर हमें कुछ कमा कर देगी, ब्याह कर दूसरे घर चली जाएगी। अगर इस कलमुही की जगह कोई बेटा होता तो कितना अच्छा होता। और ठंड लगने से मरती है तो मरने दे, कम से कम इस धरती का कुछ बोझ तो कम होगा। और तू मेरे साथ अस्पताल चल, रूटीन चेकअप के लिए। जी माँ जी। माँ जी को कब से मेरी इतनी परवाह होने लगी? शायद पोते के मोह में। पार्वती सपना को अपने साथ रूटीन चेकअप के बहाने अस्पताल ले जाती है और डॉक्टर से मिलकर उसके लिंग की जांच करवाती है, जहां उसे पता चलता है कि सपना इस बार भी एक लड़की को जन्म देने वाली है। ये बात पार्वती घर आकर अपने बेटे को बताती है। क्या इस बार भी लड़की? मैं क्या इन लड़कियों को ही पालता रहूंगा? अरे मुझे अपना वंश भी तो चलाना है। मैं तो तुझे कब से समझा रही हूँ, निकाल फेंक दोनों को इस घर के बाहर। अगर ये औरत इस घर में रही तो लड़कियां पैदा कर करके तेरा बोझ ही बढ़ाती रहेगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए माँ जी। सुनिए ना, अपनी बच्ची और होने वाले बच्चे के बारे में सोचिए। इतनी ठंड में मैं कहाँ जाऊंगी? लेकिन वो दोनों उसकी एक नहीं सुनते और वो उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। बाहर तेज बर्फीली हवाएं चल रही थी, जिससे उन्हें बहुत ठंड लग रही थी। ठंड से कांपते हुए तनु अपनी माँ से कहती है, बहुत ठंड लग रही है माँ, ये ठंड मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। अब हम कहाँ जाएंगे माँ? पता नहीं बेटा, अब इतनी ठंड में हमें रहने को कहाँ छत मिलेगी। कुछ देर चलने के बाद उसे एक छोटी सी गुफा दिखती है, जिसमें वो अपनी बेटी के साथ भूखी प्यासी रात गुजारती है। अगले दिन सुबह तनु को बहुत भूख लगती है। माँ, बहुत भूख लगी है। फिर सपना पेट लेकर यहाँ से वहाँ अपनी 5 साल की बेटी के साथ सड़क पर घूमती है और सबसे भीख मांगती है, लेकिन कोई उसे 1 रुपया ही देता तो कोई बिना कुछ दिए ही चला जाता। फिर उसे पता चला कि मंदिर के बाहर कोई बड़े सेठ आए हैं जो भिखारियों में कंबल और रुपए दान कर रहे हैं, साथ ही भंडारा भी करवा रहे हैं। सपना वहाँ चली जाती है, जहाँ वो दोनों पेट भरकर भंडारा खाती हैं। फिर उन्हें एक गर्म कंबल और साथ में 2000 रुपए भी मिल जाते हैं। वापस आकर सबसे पहले सपना रहने के लिए कड़कड़ाती ठंड में घास की झोपड़ी बनाती है। फिर जंगल से लकड़ियां लाती है और मिट्टी का चूल्हा बनाकर उसमें आग जलाकर अपनी बेटी के साथ रहने लगती है। अब मुझे इन पैसों से कोई काम शुरू करना होगा, जिससे कुछ आमदनी हो सके। तभी तनु अपनी माँ से कहती है, माँ, तुम हर साल मुझे ठंड में गुलाब जामुन बनाकर देती थी ना, आज भी बना दो ना मेरे लिए। मेरे पास सामान नहीं है बेटी, मैं तेरे लिए बाजार से 2 गुलाब जामुन खरीद कर ले आती हूँ। नहीं माँ, जो स्वाद आपके हाथों के गुलाब जामुन में है वो तो बड़ी दुकान के गुलाब जामुन में भी नहीं है। ये बात सुनकर सपना के दिमाग में विचार आता है, कह तो तनु सही रही है, फिर क्यों ना मैं गुलाब जामुन बनाकर बेचूं। फिर सपना बाजार से जरूरी सामान ले आती है और अपनी झोपड़ी में आकर चूल्हे पर गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लेती है। ले तनु, ये खाकर बता कैसे बने हैं। वाह माँ, मजा आ गया, इस बार तो आपको पूरे 100 नंबर। अच्छा, चल अब मैडम मेरे साथ ये गुलाब जामुन बेचने। सपना उन गुलाब जामुन को एक मटके में भरकर बाजार में बेचने निकल पड़ती है। 10 रुपए के 2 गुलाब जामुन, 10 के 2, 10 के 2। आइए आइए, रसीले गर्मा गर्म गुलाब जामुन खाइए। कुछ ही देर में उनके पास लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है और जो उसके हाथ की 1 प्लेट खा लेता वो 2 प्लेट और जरूर खाता। भाई वाह, इस कड़ाके की ठंड में इतने सस्ते में गर्मा गर्म और स्वादिष्ट गुलाब जामुन मिल जाए तो और क्या चाहिए भाई, है? वाह बहन जी, मजा ही आ गया, वाह। उस दिन के बाद तो सपना ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब वो हर रोज और भी ज्यादा गुलाब जामुन बनाकर बेचने लगी और 2 घंटे के अंदर ही उसके सारे गुलाब जामुन बिक जाते। सपना की मेहनत रंग लाई और अब उसकी बहुत अच्छी कमाई होने लगी। वो खूब पैसा कमाने लगी और उसने अपने लिए पक्का घर बना लिया। साथ ही एक दुकान भी ले ली, जिसमें वो गुलाब जामुन बनाकर बेचने लगी। साथ ही अपनी मदद के लिए एक और औरत को काम पर रख लिया। एक रोज, लेकिन बहन जी, तुम पेट से हो और इतनी ठंड में ये काम? मेरा मतलब है तुम्हारा मर्द, वो किधर है? ये सुनकर सपना ने कहा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं सिवाय मेरे बच्चों के। कुछ समय बाद उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, लेकिन फिर भी उसने अपना काम नहीं छोड़ा।
वो अपनी नवजात बच्ची के साथ दुकान आती। अब उसने खूब पैसा कमाना शुरू कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ उमेश का बिजनेस डूब गया और उनका घर तक बिक गया। दोनों माँ बेटे रोड पर आ गए। वो सपना के पास आकर उससे माफी मांगते हैं, लेकिन सपना ने उन्हें नहीं अपनाया और अब वो अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण अकेले ही करने लगी और उनके साथ खुशी खुशी रहने लगी। फतेहपुर गांव में भोला अपने बीमार पिता जगन्नाथ, मां शांति और नई नवेली दुल्हन सुलेखा के साथ रहता था। भोला अपने खेत में सब्जियां उगाकर बाजार में ले जाकर बेचा करता था। उसकी शादी हुए अभी कुछ दिन ही हुए थे। नई नवेली दुल्हन को देखने के लिए रिश्तेदारों का उसके यहाँ आना जाना लगा हुआ था। एक दिन उसकी माँ शांति भोला से कहती है, भोला, जब से तुम्हारी शादी हुई है तब से रोज रिश्तेदारों का आना जाना लगा रह रहा है। उनकी मेहमान नवाजी करने के लिए भी काफी पैसे खर्च हो रहे हैं। तुम्हारी शादी या तुम्हारे पिताजी के इलाज के लिए पहले ही हमने काफी कर्जा ले लिया है। अब लगता है रिश्तेदारों की खातिर पानी के लिए भी कर्जा लेना पड़ेगा। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है माँ। सब्जियां बेचकर जो भी कमाई होती है वो तो सारी घर खर्च में ही निकल जाती है। ऐसे में कर्जा भर पाना तो मुश्किल हो रहा है। वैसे आपकी बहू गाजर का हलवा बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है। एक बार उसके हाथ का गाजर का हलवा खाओगी तो अपनी उंगलियां चाटती रह जाओगी। हाँ, मैं तुझसे खर्चे की बात कर रही हूँ और तू गाजर का हलवा खाने की बात कर रहा है। तू कहना क्या चाहता है? मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। यही माँ की अपने खेत में गाजर काफी मात्रा में लगी हुई है। अगर सुलेखा मेहमानों को अपने हाथ का गाजर का हलवा खिलाएगी तो मेहमान सारी मिठाइयों का स्वाद भूल जाएंगे। हाँ, पर क्या ये सही रहेगा? मेरा मतलब है नई नवेली दुल्हन से घर का काम लेना। कमरे के बाहर खड़ी सुलेखा उन दोनों की बातें सुन लेती है और अंदर आकर कहती है, माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं मेहमानों के लिए गाजर का हलवा बना दूंगी। सुनिए जी, मैं आपको हलवे के लिए कुछ सामान बता देती हूँ। आप बाजार जाकर ले आइए। तब तक मैं खेत में से गाजर तोड़कर ले आती हूँ। इसके बाद सुलेखा गाजर का हलवा बनाने में जुट जाती है। अरे वाह, हलवे की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है भैया। हाँ, लेकिन आप चुप रहो। आपकी दवाइयाँ चल रही हैं और डॉक्टर ने आपको ये सब खाने से मना किया है। उसके गाजर के हलवे की खुशबू सूंघकर पड़ोस की निर्मला आंटी आ पहुँचती हैं। शांति, अरे ओ शांति, कहाँ है तू? अरे आजा निर्मला, अंदर आजा। शांति, मैंने सोचा तेरी नई नवेली बहू को देख आती हूँ। वैसे कहाँ है तेरी बहू? और ये हलवे की खुशबू तो बड़ी ही अच्छी आ रही है तेरे घर से। हलवा बना है क्या? हाँ सुलेखा बहू अंदर रसोई में है और वही गाजर का हलवा बना रही है। वो दोनों बातें कर ही रही होती हैं कि तभी सुलेखा प्लेट में हलवे की 2 कटोरियां लिए आती है और शांति और निर्मला को हलवे की कटोरी देती है। भाई वाह, ऐसा शानदार हलवा तो मैंने आज तक नहीं खाया। सच में ऐसा लग रहा है कि कहीं बड़े होटल में बैठकर खा रही हूँ। जितनी सुंदर बहू है उतना ही अच्छा हलवा भी बनाया है इसने। ये लो तुम्हारा शगुन, पूरे 251 रुपए हैं। सच में बहू, हलवा बहुत ही स्वादिष्ट बना है। भोला बिल्कुल सही कह रहा था, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। इस तरह घर में जो भी मेहमान आता वो सुलेखा के हाथ का हलवा खाकर उसको खुश होकर इनाम दे जाता। ऐसे ही करके सुलेखा के पास काफी पैसे इकट्ठा हो जाते हैं और वो सास को पैसे देते हुए कहती है, माँ जी ये लीजिए 7,000 रुपए। हलवे के बदले में जो सगुन मिला है उसे आप रख लीजिए। बाबूजी की दवाई या कर्ज कम होने में काम आएंगे। नहीं बहू, ये तेरी मेहनत का फल है और इस पर तेरा हक है। इसका मतलब आप मुझे अभी तक इस घर का हिस्सा नहीं समझती जो ऐसी बातें कह रही हैं? नहीं बहू, हमारे दिल में भी तेरे लिए उतनी ही जगह है जितनी की भोला के लिए। तो फिर माँ जी, मेरी हर चीज पर भी आपका उतना ही हक है जितना कि मेरा। अब तो ये पैसे रख लीजिए ना माँ जी। उसके ये कहने पर शांति वो पैसे रख लेती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। एक रोज भोला सब्जियां बेचकर वापस घर की तरफ लौट रहा होता है कि तभी एक तेज रफ्तार बस उसे टक्कर मारकर चली जाती है और उसे चोट लग जाती है। तभी वहाँ एक बड़ी सी कार रुकती है। उसमें शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन राजवंश भंडारी बैठा होता है।
गरीबों की मदद करने से वो कभी पीछे नहीं हटता। वो अपने ड्राइवर के साथ भोला को उठाता है और अपनी कार में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। भोला का चेकअप करने के बाद डॉक्टर राजवंश भंडारी से कहता है, इसके दाहिने हाथ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है और मैंने प्लास्टर कर दिया है, लेकिन इसे पूरी तरह ठीक होने में समय लगेगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं खेती का काम कैसे करूंगा? सब्जियां कैसे बेचूंगा? मेरा घर कैसे चलेगा? तुम घबराओ नहीं, जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी मेरी। नहीं नहीं साहब, आपने मेरे लिए इतना किया, वही मेरे लिए काफी है। अगर आप मुझे समय पर अस्पताल ना लाते तो ना जाने मेरा क्या होता। इसके बाद वो उसे अपनी कार से उसके घर छोड़ने जाता है। भोला की ऐसी हालत देखकर शांति, सुलेखा और जगन्नाथ रोने लगते हैं। हे भगवान, एक ही तो कमाने वाला था हमारे घर में, उसके साथ भी यह हादसा हो गया। पता नहीं अब हमारा घर खर्च कैसे चलेगा। उसके घर की ऐसी हालत देखकर राजवंश को उन पर बहुत दया आती है और वो 10,000 रुपए शांति को देते हुए कहता है, माँ जी, ये कुछ पैसे हैं, इन्हें रख लीजिए, आपके काम आएंगे। नहीं नहीं साहब, हम ये पैसे नहीं रख सकते। रख लीजिए माँ जी, आपके काम आएंगे। राजवंश शांति को वो पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। गांव का मुखिया उनके घर आता है और कहता है, क्या बात है, शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, आज तुम गरीबों के घर क्या कर रहा था भाई? लगता है अब तो मेरा कर्ज जल्दी ही वापस मिलेगा, और वो भी सूद समेत है। वो भला आदमी भोला को अस्पताल लेकर गया था और अब उसे घर छोड़ने आया था। आप तो मेरी हालत देख ही रहे हैं ना मुखिया जी, ऐसे में आपका कर्जा, वो भी सूद समेत, हम कैसे चुका पाएंगे? मैं कुछ नहीं जानता भाई, मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, मुझे अपने पैसे जल्द से जल्द चाहिए, नहीं तो अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी भी आती है, बता रहे हैं। हाँ, आप ठीक 1 महीने बाद आकर अपने पैसे ले जाइएगा, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे और वो भी सूद समेत। सुलेखा के इतना कहते ही मुखिया वहाँ से चला जाता है। ये तुमने क्या कह दिया बहू? इतने कम समय में इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे होगा? आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं सब ठीक कर दूं। अपने खेत में लगी गाजर से हलवा बनाकर मैं गांव-गांव जाकर बेचूंगी और मुझे उम्मीद है कि मुझे उससे अच्छी खासी आमदनी हो जाएगी। फिलहाल मुझे हलवे के लिए राजवंश भाई साहब जो पैसे देकर गए हैं उसमें से कुछ पैसे दे दीजिए, जिससे कि मैं हलवे का सामान ला पाऊं। लेकिन बहू, तू हलवा बेचेगी कैसे? हमारे पास न तो कोई ठेला, न दुकान और न ही हलवे के लिए बड़े बर्तन। बहू, तुम इतनी ठंड में अकेले बाहर जाकर हलवा कैसे बेचोगी? आप सब मेरी चिंता मत कीजिए, इस वक्त मुझे बस आप लोगों के साथ की जरूरत है, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। पर इतनी ठंड और कोहरे से तुम कैसे? नहीं नहीं, मेरा मन नहीं मानता। जब सिर पर जिम्मेदारियां पड़ती हैं ना, तो क्या ठंड और क्या गर्मी। और अब आपके साथ साथ ये घर और इस घर की जिम्मेदारियां मेरी भी हैं। बहू, हम तो तुझे पाकर धन्य हो गए। मुझे तो बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए माँ जी। ऊपर वाले ने चाहा तो आपकी बहू 1 महीने के अंदर सारा कर्जा चुका देगी। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा बहू। इसके बाद शांति कुछ पैसे सुलेखा को देती है, जिससे सुलेखा बाजार जाकर हलवा बनाने का सामान और एक मटका खरीद लाती है। उधर शांति भी खेत से ढेर सारी गाजर तोड़कर ले आती है। अगले दिन सवेरे जल्दी उठकर सुलेखा ढेर सारा गाजर का हलवा बनाती है और उसे मटके में भरकर अपने सिर पर उठाकर बेचने के लिए गांव-गांव निकल पड़ती है। हलवा ले लो हलवा, गाजर का गरम गरम हलवा, शुद्ध देशी घी, मावों और खोए से बना हलवा, एक बार खाओगे बार बार आओगे। सुलेखा के हलवे की खुशबू से लोग झट से उसका हलवा चखने के लिए दौड़े चले आते। 1 प्लेट लगा दो बहन। हाँ हाँ, अभी लो। वाह वाह वाह, कितना स्वादिष्ट हलवा है। आज माँ के हाथों के हलवे की याद आ गई। ये लो पूरे 100 रुपए। लेकिन हलवा तो 40 रुपए का है साहब। बहन जी, इस स्वादिष्ट हलवे के लिए तो 100 रुपए भी कम है। अगर यही हलवा मैं किसी रेस्टोरेंट में बैठकर खाता तो उसके 300 या 400 रुपए देने पड़ जाते मुझे। रखो रखो, ये तुम्हारी मेहनत के हैं, रखो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। धीरे धीरे और भी ग्राहक सुलेखा का गाजर का हलवा खाने लगे। कुछ ही दिनों में वो मटका गाजर हलवा वाली के नाम से मशहूर हो गई। सुबह से शाम तक उसका सारा हलवा खत्म हो जाता, लेकिन ग्राहकों की भीड़ कम होने का नाम नहीं लेती। उसने महीने के अंत तक अच्छे खासे पैसे इकट्ठे कर लिए थे।
माँ जी, मुखिया कल आता ही होगा। ये उसके कर्ज के पैसे हैं और ये उसका मोल, उसको दे देना। जीती रहो बहू, भगवान तुम्हारे काम में खूब बरकत दे और तुझे सदा खुश रखे। 1 महीना पूरा हो गया था। अब भोला भी पूरी तरह ठीक हो गया था। सुलेखा, अब मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूँ। अब तुम्हें गांव-गांव जाकर हलवा बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम दोनों मिलकर घर चलाएंगे तो घर में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। इसके बाद दोनों मिलकर एक एक ठेला खरीद लेते हैं। जहाँ एक तरफ ठेले पर भोला अपने खेत की सब्जियां बेचता, वहीं उसके बगल में सुलेखा मटके वाला गाजर का हलवा नाम से अपना ठेला लगाकर हलवा बेचती। अब उनके पैसों की कमी दूर हो चुकी थी और वो दोनों खुशी खुशी मिलकर साथ साथ अपना काम करते।